हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बाकेलाल और राजकोष के लुटेरे भाग 3 में। अगर आपने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी तक सुल्तान सिंह की टोली ने एक बार भी असफलता नहीं देखी थी और इस बार नरसिंहपुर का राजकोष भवन खाली होने के कारण उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। अपने अड्डे पर पहुंचकर सुल्तान सिंह ने अपनी टोली को संबोधित करते हुए कहा, साथियों, आज पहली बार हमें असफलता का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी सफलता हमारी इंतजार कर रही है। हम बहुत ही जल्द विशालगढ़ पर आक्रमण करके बहुत से राज्यों का राजकोष एक साथ लूट लेंगे। हा 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 हा। मगर इधर मंगल सिंह, वह तो बदले की भावना में झुलसा जा रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, और इस खजाने की एक फूटी कौड़ी भी मैं तुझे नहीं लेने दूंगा सुल्तान सिंह। इस टोली का असली सरदार मैं हूँ। लाखन चाचा ने तुरंत सुल्तान सिंह को चेताते हुए कहा, सरदार, मुझे लगता है कि हमें विशालगढ़ पर आक्रमण करने से पहले वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा मन कहता है कि अगर वहाँ पर इतने सारे राज्यों का राजकोष एक साथ रखा हुआ है तो ज़रूर सुरक्षा के इंतजामात भी बहुत तगड़े होंगे। इधर टोली के बाकी लोग तो लाखन काका से सहमत थे, मगर मंगल सिंह सोच रहा था, अरे लाखन काका, तुम मेरी तरफ से हो या सुल्तान सिंह की तरफ से? सुल्तान सिंह बोला, ठीक है तो तय रहा। कल कुछ लोग भेष बदल कर विशालगढ़ जाएंगे और वहां की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेंगे। बस, और अगले ही दिन मंगल सिंह और लाखन सिंह वेश बदल कर विशालगढ़ की ओर चल दिए। उधर विशालगढ़ के राजमहल में राजा विक्रम सिंह गहरी चिंता में डूबे हुए थे। आधी रात बीत चुकी थी। रानी तो घोड़े बेचकर सो गई थी, लेकिन विक्रम सिंह को नींद ही नहीं आ रही थी। वैसे तो महामंत्री ने काफी उम्दा इंतजाम किया है राजकोष की सुरक्षा का, लेकिन अगर किसी भी तरह से राजकोष लुटेरे लूट के ले गए तो मैं उन राज्यों को क्या मुंह दिखाऊंगा और उनका सारा धन कैसे लौटाऊंगा? अगर एक एक ईंट भी बेच दी ना विशालगढ़ की, तो भी मैं इतना धन नहीं जुटा पाऊंगा। मुझे तो काफ़ी चिंता हो रही है। कल मैं महामंत्री से एक बार और चर्चा करूंगा इस विषय पर। अब मुझे सो जाना चाहिए, वरना कल सुबह दस्त लग जाएगी। सुबह उठते ही विक्रम सिंह ने सबसे पहले महामंत्री को बुलाया और कहा, महामंत्री जी, हम चाहते हैं कि आप राजकोष की सुरक्षा में एक और पड़ाव जोड़ दें। जगह जगह पर घंटियां लगा दीजिए, ताकि खतरा भापने पर वह घंटियां बजा दी जाएं और सारी सेना एक साथ उन डाकुओं पर टूट पड़े। और बाकेलाल, तुम्हें हम एक अहम जिम्मेदारी देते हैं। तुम समय समय पर जाकर सारी सुरक्षा व्यवस्था की जांच करोगे और कुछ भी त्रुटि होने पर घंटियां बजाकर सेनापति को अवगत करोगे। बाकेलाल ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, जो आज्ञा महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और इसी बहाने ऐसी त्रुटिहीन योजना बनाऊंगा कि मुच्छड़ तुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा। और इधर अड्डे पर सुल्तान सिंह के सामने लाखन सिंह और मंगल सिंह प्रकट हुए। सरदार, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि उस सुरक्षा के इंतजामात के बारे में सिर्फ 3 ही लोग जानते हैं राजा के अलावा, मगर उन 3 में से एक बंदा है बाकेलाल, जो उन लोगों का अतिथि है और अतिथि गृह में रहता है। यह आदमी हमारे काम का हो सकता है। ठीक है लाखन सिंह, जाओ और उस बाकेलाल को पकड़ कर लाओ, हम उससे ही सब उगलवाएंगे। सुल्तान सिंह मंगल सिंह की सोच के घोड़ों से बेखबर था। सुल्तान सिंह, इस बार तुम्हें राजकोष में लेने नहीं दूंगा। इस बार सारा राजकोष मेरा होगा। और फिर सुल्तान सिंह की आज्ञा का पालन करते हुए लाखन सिंह, मंगल सिंह और कुछ और डाकू बाकेलाल का अपहरण करने अतिथि गृह पहुंच गए। छोटे सरदार, यह खिड़की खुली हुई है, हम यहाँ से रस्सी फेंक कर ऊपर जा सकते हैं। उधर बाकेलाल तो अतिथि गृह के कोमल गद्दों पर लेटा हुआ राजकोष को लूटने की तरकीबें सोच रहा था। तभी अचानक वो डाकू बाकेलाल के सामने आ गए। अरे भैया, कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसे आ गए? हम तुम्हें लेने आए हैं, अगर तुमने ज्यादा शोर मचाया तो यहीं खंजर घोंप देंगे। अरे मगर तुम लोग चाहते क्या हो? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ राजमहल में अतिथि के रूप में रहता हूँ। मैं असलियत में बहुत गरीब आदमी हूँ, जरा समझो बात को। वो सब हम नहीं जानते, हमारे साथ सरदार के पास चलो। बस फिर क्या था, वे डाकुओं ने बाकेलाल को बंदी बना लिया और अपने साथ ले गए। बाकेलाल सोचने लगा, हे भगवान, अभी तो राजकोष का सिर्फ सपना ही देखा था, उतने में ही डाकू आ गए। फिर बाकेलाल को सुल्तान सिंह के सामने पेश किया गया। सरदार, ये है बाकेलाल, इसे पता है सब राजकोष के बारे में। मच्छर, चल जल्दी बता राजकोष के बारे में, वरना तुम्हारा ये खूबसूरत सिर धड़ से अलग कर दूंगा।
अरे भैया, सरी धड़ से अलग हो जाएगा तो फिर मैं सोचूंगा कैसे। बाकीलाल की खोपड़ी में बिजली की तरह विचार कौंधने लगे। क्यों ना मैं इन्हीं लोगों से सारा सोना लुटवा लूं और फिर उसके बाद हिस्सेदारी लेकर अमीर बन जाऊं। मतलब मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और खजाना भी मेरे पास आ जाएगा। जल्दी बोल मच्छर। बताता हूँ सरदार, हमें मत मारिए। और फिर बाकीलाल ने सारी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सुल्तान सिंह को बता दिया। लेकिन सरदार, एक ठो बात आप जरूर जान लीजिए, आप हमारी सहायता के बिना अंदर नहीं जा पाएंगे। और अगर आप हमारी सहायता चाहते हैं तो लूट के माल में से आपको मुझे आधा हिस्सा जरूर देना होगा। हा, सुल्तान सिंह के साथ बराबरी की हिस्सेदारी। बाकीलाल, हम तुम्हारी जबान काटकर कुत्तों को खिला देंगे। सोच लो सरदार, अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारे ऊपर पूरी सेना का आक्रमण हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है राज्यों ने सिर्फ अपना राजकोष भेजा है? उन्होंने साथ में अपनी सेना भी भेजी है। ठीक है बाकीलाल, तुम्हें हिस्सा मिलेगा, मगर आधा नहीं 10वां हिस्सा। मंजूर है तो बोलो, वरना रहने दो। बोम मारा पापड़ वाले को। 10वां हिस्सा ही सही, वे भी बहुत है, और बाद में तो मैं इससे भी सब कुछ हथिया लूंगा। ठीक है सुल्तान सिंह, 10वां हिस्सा ही दे देना। बाकी अब मेरे बताए हुए समय पर तुम आक्रमण कर देना। बाकीलाल ने विशालगढ़ पहुंचते ही रात के अंधेरे में सारी घंटियों की रस्सियां काट दी। अब ना रहेंगी रस्सियां और ना बजेंगी घंटियां, ना बजेंगी घंटियां, ना आएगी सेना। बस फिर क्या था, बाकीलाल के बताए हुए समय पर सुल्तान सिंह ने आक्रमण कर दिया। ओह, डाकुओं का आक्रमण, घंटियां बजा दो। अरे ये घंटियां तो बज नहीं रही हैं, किसी ने रस्सी काट दी है। बाकीलाल द्वारा बताए गए तरीके से सारे एक एक पड़ाव पार करके सुल्तान सिंह पहुंचे मगरमच्छ के तालाब के पास। सरदार, अब क्या करेंगे? यह तो सचमुच खूंखार मगरमच्छ है। याद करो, यहाँ से निकलने के लिए बाकीलाल ने हमें क्या बताया था? ये रही वकील, इसी को घुमाने पर हम बिना मगरमच्छ से कटवाए पार कर लेंगे इस तालाब को। जैसा बाकीलाल ने कहा था वैसा ही हुआ। एक पुल बना, उन लोगों ने पुल को पार किया। पुल को पार करने के बाद वे भव्य द्वार पर पहुंचे। द्वार पर पहुंचते ही कुछ लोग एकाएक अंदर घुसे और झुलस गए। अरे ठहरो, इतनी हड़बड़ी मत करो, यहाँ पर भी एक खूंटी घुमानी थी। सब काम सुल्तान सिंह नहीं करना चाहिए। अगर सारी चीजों का ध्यान मुझे ही रखना है तो तुम सब लोगों की जरूरत क्या है? शायद यही है वो खूंटी। इसको घुमाओ, देखते हैं क्या होता है। साथियों, अब तुम लोग सारा खजाना लूटने जा सकते हो। अंदर घुसते ही इतना सारा खजाना देखकर सारे के सारे डाकू अचंभित रह गए। किसी ने भी इतना खजाना अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा था। उन लोगों ने वह खजाना लूटा और जल्दी ही रफू चक्कर हो गए। राजा विक्रम सिंह को जैसे ही ये खबर 2 सैनिक देने आए तो राजा विक्रम सिंह चिल्ला उठे, जब वह लूट रहे थे खजाना तो घंटियां क्यों नहीं बजी? श्रीमान, हम लोगों ने घंटी बजाने की कोशिश करी, मगर सारी रस्सियां पहले ही किसी ने काट दी थी। घंटियों की रस्सियां काट दी थी? महाराज, लगता है वह कोई घर का ही भेदी है। महामंत्री जी, आप उस नमक हराम का पता लगाइए, हम उसे मौत की सजा देंगे। यह सब सुनकर बाकीलाल के तो पसीने छूट रहे थे। सेनापति, यहाँ खड़े होकर तमाशा मत देखो, जाओ डाकुओं के पीछे सेना भेजो। मुझे वह सुल्तान सिंह जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में चाहिए। महाराज, चो आ क्या महाराज? और बाकीलाल, तुम ये चुपके से कहाँ चले जा रहे हो? धत तेरी की, मुच्छड़ ने तो देख लिया। वो महाराज, हम जरा ना अपने तरीके से गुप्त रूप से पता करके आते हैं। बेटा बाकीलाल, बच गए, भाग लो अब यहाँ से और तैयार हो जाओ डाकुओं की सेना में शामिल होने के लिए, वरना ये विक्रम सिंह को जल्दी ही पता चल जाएगा और वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और उधर डाकुओं के अड्डे पर, साथियों, हर बार की तरह इस बार भी खजाने के 4 हिस्से होंगे। 3 हिस्से मेरे और 1 हिस्सा तुम सबका। मंगल सिंह, आपस में आटा बाटी कर लेना, मैं अपने 3 हिस्से लेकर चलता हूँ। ठहरो सरदार, इस बार लूट के माल में तुम्हें सबको बराबर का हिस्सा देना होगा। मंगल सिंह, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? सरदार, मैं अपना हक मांग रहा हूँ और अपना हक मांगना कोई अपराध नहीं। जिस तरह मेरा पिताजी बराबर का हिस्सा देते थे, उसी तरह आपको भी हमें बराबर का हिस्सा ही देना होगा। खामोश गुस्ताख, तुम तो बागी हो गए हो। साथियों, मंगल सिंह को बगावत की सजा दो, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आदेशानुसार जैसे ही कुछ डाकू मंगल सिंह की ओर बढ़े तो लाखन काका बीच में आटप के वो बोले, खबरदार, मंगल सिंह को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, वह ठीक कह रहा है, हमें बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए।
तब जाके डाकुओं के भेजे में ये बात पड़ी और वे बोले हाँ सही बात है, हमें भी बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। बस फिर क्या था, देखते ही देखते दो गुट बन गए। सुल्तान सिंह, मुझे मेरे पिताजी का मौत का बदला भी तुझसे लेना है, आज तेरी मौत है। फिर उन डाकुओं में आपस में भीषण युद्ध हुआ। सारे डाकू एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े, कहीं किसी ने किसी को मारा तो कहीं किसी ने किसी को। इसी युद्ध के बीच में सुल्तान सिंह भी घायल हो गया। मंगल सिंह ने उसके पेट में तलवार गोप दी और मंगल सिंह वह खुद तो घायल था ही। और जब बाकेलाल वहां पहुंचा तो लगभग सभी डाकू मर चुके थे। बाकेलाल तो एकदम खुश हो गया, वाह भगवान, तूने तो छप्पर फाड़ के खजाना मुझे दे दिया। ये सुल्तान सिंह के पेट में घुपी हुई तलवार भी कीमती लगती है, मैं इसे भी निकाल लेता हूँ। और बाकेलाल ने जैसे ही तलवार खींची तभी, महाराज वह रहे अपने बाकेलाल जी। अरे लगता है उन्होंने अकेले ही सारे डाकुओं को मार डाला और हमारा खजाना उनसे हासिल कर लिया। विक्रम सिंह के तो मानो आंखों में आंसू आ गए थे। बाकेलाल तुम बहुत बहादुर हो, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने हमें अपमानित होने से बचा लिया, हमें तुम्हें इनाम के तौर पर बहुत सारा सोना देंगे। बाकेलाल मन ही मन सोच रहा था, अरे मुच्छड़ थोड़ी सी देर और लेट आ जाता, सारा सोना लेके मैं रफू चक्कर होने ही वाला था। तेरी तो योजना की फिर से टांग टूट गई बाकेलाल। और बस फिर क्या था, हर बार की तरह इस बार भी बाकेलाल की वाहवाही हो रही थी और बाकेलाल मन ही मन कुढ़ रहा था। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे बाकेलाल ने राजकोष के लुटेरों को पकड़वाया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके यह भी ज़रूर बताएं कि आप अगली कॉमिक्स कौन सी सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।